हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यानी चार्ट फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च के यूट्यूब चैनल पे। सो बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स। सो बेसिकली वी आर अ टीम ऑफ 4 people who are highly passionate about technical analysis and derivative trading in stock market, और हमारे पास combined 30 years का experience भी है। So if you guys want to know more about us then please visit our website, और उसका लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज यानी 17 जनवरी 2021 के हमारे वीकेंड चार्टिंग के वीडियो में। तो इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, लास्ट वीडियो का रिकैप कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने 2 स्टॉक डिस्कस करे थे। एक था आइनॉक्स लेजर, उसमें अभी खास परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली है, उस पर भी हमने सिर्फ एक्यूमुलेशन ही करी है। और जो दूसरा स्टॉक था हमारा डेरिवेटिव स्टॉक आईओसी, उसमें हमें अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला और हम ऑलरेडी उसके अंदर 25,000 रुपये का अप्रॉक्सीमेट प्रॉफिट बुक कर चुके हैं पर लॉट। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा आज का स्टॉक डिस्कशन। तो आज जो हमने जो स्टॉक पिक किया है अपने कैश सेगमेंट के लिए, उस कंपनी का नाम है दोस्तों निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो चलिए इसका कंपनी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है और इसकी जो वेबसाइट मैंने खोली उस पर भी लिखा हुआ आ रहा है कि निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कंपनी है ये वेरियस तरीके के जो आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं उसकी मैनेजमेंट करती है। जैसे कि हमारी जो दूसरी कंपनी है HDFC एसेट मैनेजमेंट, जैसे कि उसके म्यूचुअल फंड्स आते हैं वैसे ही इसके म्यूचुअल फंड्स आते हैं। इसका नाम अभी आपको नया लग रहा होगा, लेकिन जो इसका जो पुराना जो कंपनी का नाम था वो था रिलायंस इंडिया म्यूचुअल फंड। तो उसको हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं हम सब। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी थी। तो उसको अनिल अंबानी का जो फाइनेंशियल क्राइसिस जो चल रहा था तो उन्होंने अपना स्टेक बेचा इसके अंदर निप्पॉन लाइफ कंपनी को। ये एक जापानीज कंपनी है। इस कंपनी में जो स्टेक था टोटल 75% हो गया अब निप्पॉन लाइफ का। तो इसलिए इसका जो नाम है वो चेंज होके रिलायंस म्यूचुअल फंड से चेंज होके निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड कर दिया गया इफेक्टिव अक्टूबर 2019 से। तो तब से हम इस कंपनी को उसी नाम से जानते हैं। तो अगर हम इसके जो बिजनेसेस देखें, जिसके जो प्रोडक्ट्स देखें, तो प्रोडक्ट्स इसके सारे ही जो लार्ज एक एसेट मैनेजमेंट या म्यूचुअल फंड कंपनी होती है उसी के तरीके से इसके भी सारे ही कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम एसेट क्लास वाइज देखें तो इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, गोल्ड फंड्स, लिक्विड फंड सारे ये प्रोवाइड करता है। और अगर इसके जो लाइफ स्टेज सॉल्यूशंस देखें तो एक अगर हमारे को नॉर्मल एक टैक्स सेविंग का जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो हम सेक्शन 80C के अंडर जो डिडक्शंस लेने के लिए भरते हैं, और जिसका आजकल अब सीजन भी आएगा क्योंकि मार्च 31 से पहले पहले बहुत सारे जो ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट क्वार्टर में ही अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। तो उस वजह से इनके जो नंबर्स है वो इम्प्रूव हो सकते हैं इस क्वार्टरली रिजल्ट में जो मार्च के बाद आएगा। और जो इसका जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स भी ये प्रोवाइड करता है, टैक्स सेविंग जैसे हमने डिस्कस किया, सिंपल सेविंग या सिंपल जैसे म्यूचुअल फंड हम इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हैं वैसे, और चाइल्ड एजुकेशन को प्लान करने के लिए भी अगर वेरियस इनकी अदर अदर स्कीम्स हो सकती हैं। ये है इसका कंपनी का पूरा एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल और इसके प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं इसकी फाइनेंशियल ओवरव्यू की तरफ। तो अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो इसकी मार्केट कैप है 20,000 करोड़ के आसपास। तो ये एक मिड कैप कंपनी मानी जाएगी। और अगर इसका जो हम फाइनेंशियल नंबर्स देखें, जैसे नॉर्मल हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग मार्जिन वगैरह, तो इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स है वो अब नॉर्मल जो अपने जो इसकी रेंज है अराउंड 140 टू 150 के उसकी तरफ पहुंच रहा है धीरे धीरे। और जो इसका लेकिन जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो कंपनी का अगर हम देखें तो लास्ट क्वार्टर सितंबर 20 के जो क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें इसने अपना सेकंड हाईएस्ट ऑपरेटिंग मार्जिन पोस्ट किया है। तो ये अब एक नॉर्मलसी की तरफ आ रहा है। और लास्ट के जो जो जब से लॉकडाउन लगा है इंडिया में, जब से लॉकडाउन या पूरा वर्ल्ड वाइड जो कोविड का फैला है उस दौरान इक्विटी मार्केट्स की जो परफॉर्मेंस रही है, और जो इक्विटी मार्केट्स में जो जितनी पार्टिसिपेशन बढ़ी है वर्ल्ड वाइड, नॉट मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा, वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ, जितनी पार्टिसिपेशन बढ़ी है वो एक अनप्रेसिडेंटेड नंबर से बढ़ी है। उसमें बहुत मल्टीफोल्ड ग्रोथ आई है। कल ही मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है जिसके अंदर पता चला है कि 10 मिलियन से भी ज़्यादा अकाउंट्स हमारे डीमैट अकाउंट्स इस पीरियड में खुले हैं। तो उसका जो फायदा है, उसका जो जो लोगों का ध्यान इक्विटी मार्केट की तरफ जा रहा है धीरे धीरे इंडिया में भी, उसके दो फैक्टर्स हैं। एक तो ये लॉकडाउन के पीरियड में भी ये चलती रही, और दूसरा फैक्टर ये है कि अब जो जैसे कि
ग्लोबली होता है कि इंटरेस्ट रेट जो है हमारे सेविंग्स पे या एफडीज पे वो बहुत कम होते हैं। अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज में देखें, कहीं कहीं कंट्रीज में तो इंटरेस्ट मिलता भी नहीं है, 0% पे भी रहता है। और उसके अगेंस्ट अगर हम इंडिया का रिटर्न देखें, इंडिया का एफडी रिटर्न्स देखें, एफडी परसेंटेज देखें, तो वो 6-7%, 8%, 9-9% भी रहती थी पहले। लेकिन वो धीरे 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 करके रिड्यूस होती जा रही है और अब ऑलमोस्ट 5-5.5% के आसपास आ गई है। और तो इसमें इतना जो सेविंग्स में जो और एफडीज में इतना कम इंटरेस्ट अब आपको मिल रहा है कि धीरे धीरे लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और उनको इक्विटी मार्केट की तरफ अपना रुख करना ही पड़ेगा। और उसके लिए जो सबसे जो इजी जो वे है एंटर करने का किसी भी रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो एक म्यूचुअल फंड के थ्रू ही होता है। और जो सेबी की जो आजकल जो बहुत टाइम से जो चल रही है, जो कैंपेन चल रही है म्यूचुअल फंड सही है, उसमें उसने भी इस जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की ग्रोथ में बहुत हेल्प करी है। तो उसी के जो अब जो फ्रूट्स हैं वो ये कंपनीज को मिलेंगे। तो उन्हीं कैंपेन्स की जो फ्रूट्स हैं वो इन कंपनीज को मिल रहे हैं। तो ईपीएस भी अगर हम इसका देखें तो ईपीएस भी अपने हायर रेंज की तरफ ही है, अराउंड 2.55 लास्ट क्वार्टर दिया था और अब 2.37 दिया है लास्ट सितंबर 2020 के क्वार्टर में। तो ये है इसके नंबर्स। अब इसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पे उसमें मैंने एक खास चीज़ देखी है जिसके ऊपर मैं आपका ध्यान दिलवाऊंगा कि अगर हम इसका दिसंबर 20 की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो आ गया है, अगर वो हम देखें तो प्रमोटर्स, एफआईज और डीआईज तीनों ने ही अपना जो स्टेक है कंपनी में, जो शेयर होल्डिंग है वो इंक्रीज करी है अपने लास्ट के दिसंबर 2020 के क्वार्टर में। प्रमोटर्स ने 74.95 से 75.81 की है, ऑलमोस्ट 1% का इंक्रीज किया है स्टेक अपना। एफआईज ने 5.11 से 5.41 किया है और डीआईज ने 6.33 से 6.60 किया है। तो ये बहुत ही अच्छी एक इसका इंडिकेशन है कि जो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हों या फिर प्रमोटर्स खुद हों, वो कंपनी में अपना जो स्टेक है वो रेस कर रहे हैं। तो ये था इसका पूरा आपका फाइनेंशियल ओवरव्यू। अब चलते हैं इसके टेक्निकल ओवरव्यू की तरफ। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका वीकली चार्ट खोल दिया आपकी स्क्रीन पे। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो डेटा है वो काफ़ी पुराना नहीं है। तो कंपनी की अगर लिस्टिंग देखें तो नवंबर 2017 में हुई थी। तो कंपनी को ज़्यादा बहुत पुरानी नहीं है स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टिंग के नज़रिए से। अदरवाइज तो कंपनी काफ़ी पुरानी है। वैसे अगर ऑपरेशनली देखें तो अब देखते हैं इसका चार्ट का स्ट्रक्चर। तो चार्ट का स्ट्रक्चर अभी तक तो न्यूट्रल सा लग रहा था, लेकिन लास्ट वीक में जो एक्शन देखने को मिला है उससे एक चार्ट में ब्रेकआउट जैसा एक सिग्नल मिला है और चार्ट का स्ट्रक्चर अब पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखते हैं इसका ब्रेकआउट कहाँ से हुआ है और उसको आगे कितना टारगेट हमें मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर देखें तो कंपनी की जो अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें या चार्ट का पूरा देखें तो कंपनी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है इसको लिस्ट हुए, नवंबर 2017 में ही लिस्ट हुई थी। स्टॉक मार्केट में ये अभी रिसेंट की लिस्टिंग ही मान सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी का ऑपरेशंस देखें तो वो काफ़ी टाइम से चल रहा है। और अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी तक तो ये देखें तो न्यूट्रल चल रहा था, लेकिन लास्ट वीक के एक्शन पे इसमें कुछ पॉजिटिविटी और ब्रेकआउट जैसा सिग्नल हमें देखने को मिल रहा है। तो आइए देखें उसका ब्रेकआउट कहाँ पर हुआ है और उसका टारगेट आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने इसका एक रेजिस्टेंस लाइन प्लॉट करी है जो कि 322 के आसपास आ रही थी। तो देखें तो अगर उस पे ही स्टॉक बारी बारी रेजिस्टेंस ले रहा था, लास्ट इसने जुलाई 20 में वहीं से रेजिस्टेंस ली और एक करेक्शन का मूव दिखाया। और उससे पहले यही जो जोन है वो इसका एक सपोर्ट जोन के तरीके से काम कर रहा था ब्रेकडाउन से पहले। और उसके बाद ये अब एक रेजिस्टेंस का जोन बन गया था। लेकिन अभी जो लास्ट वीक में जो कैंडल बनी है वो एक ब्रेकआउट कैंडल बनी है और उसके ऊपर हमारे को एक कन्विंसिंग क्लोजिंग आती हुई नजर आई है। तो आने वाले टाइम पे इसी फैक्टर की जोर पे ये स्टॉक आगे ऊपर की तरफ जा सकता है। और ऐसा ही एक सिमिलर ब्रेकआउट हमने लास्ट टू लास्ट वीक एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के स्टॉक में भी देखा था। तो उसके बाद उसने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। तो हम सेम जो प्रदर्शन है, सेम जो परफॉर्मेंस है, प्राइस परफॉर्मेंस, वो इस स्टॉक से भी अब उम्मीद लगा सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं इसके आरएसआई और वॉल्यूम हमारे को क्या इंडिकेट कर रहे हैं। तो जैसा कि हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि आरएसआई भी जो अपना 60 का जो रेंज है उसके ऊपर निकल चुका है। और पहले ये इसी रेंज पे ये दो बारी ऑलरेडी सपोर्ट लिया था जब ये स्टॉक 330 के लेवल के ऊपर चलता था।
तो वहीं से इसने बारी बारी सपोर्ट लेके रैली को सपोर्ट किया था, और अब फाइनली दोबारा से ये स्टॉक उसी रेंज के ऊपर निकल गया है आरएसआई के पैरामीटर्स पे। तो आरएसआई भी इसको अब आने वाले टाइम में सपोर्ट देती हुई नजर आएगी। अब देखते हैं इसके वॉल्यूम्स। तो अगर हम लास्ट वीक की वॉल्यूम पे नज़र मारें तो इसकी वॉल्यूम भी काफ़ी हाई वॉल्यूम एक्शन देखने को मिला है हमारे को लास्ट वीक। और सिमिलर हाई वॉल्यूम एक्शन हमारे को 29 जून को भी मिला था, लेकिन तब ये स्टॉक ने रेजिस्टेंस अपनी जो वॉल्यूम पे क्रॉस नहीं करी थी। लेकिन इस जो लास्ट का जो वॉल्यूम है हमारे को, लास्ट का जो वीक का वॉल्यूम है, उस वॉल्यूम पे, उस प्राइस एक्शन पे काफ़ी हाई वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। तो वो भी आने वाले टाइम में अब इसको सपोर्ट कर सकता है। तो ये है इसका पूरा प्राइस एक्शन और इंडिकेटर्स। अब चलते हैं इसका टारगेट आने वाले टाइम पे क्या है वो देखने की कोशिश करते हैं। तो जो इसका इमीडिएट टारगेट हमें को देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है अराउंड 390 का। और जो इसका सेकंड टारगेट है जो कि आने वाले 5 से 6 महीने में आ सकता है, वो इसका जो ऑल टाइम हाई लेवल है अराउंड 440, वहां तक आ सकता है। अब इसका जो स्टॉप लॉस है मैं आपको वो भी बताना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट जो है, जो ओवरऑल मार्केट है, वो काफ़ी ओवरबॉट जोन में चल रही है। तो हम जो भी अब जो इन्वेस्टमेंट करें, जो भी हम ट्रेड करें, उसको हम एक स्टॉप लॉस से ज़रूर उसको हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ से करेक्शन अगर आई तो काफ़ी डीप करेक्शन हो सकती है। तो अपने जो स्टॉक्स को, जो अपने जो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करके ही आगे चलने में हमारे को लग रहा है कि बेनिफिशियल रहेगा सबके लिए। तो उसके मद्देनज़र जो इसका जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है अराउंड 310, जहाँ से इसका एक ब्रेकआउट आया है हमें 320 की रेंज पे। तो उसका एक हमें क्वेश्चन देके अगर स्टॉक 310 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तो हम इसमें से एग्जिट लेने का भी प्लान कर सकते हैं। हमेशा की तरह जो अपडेट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम आपको देंगे स्टॉक के बारे में। तो ये है इस स्टॉक के ऊपर सारी हमारी डिस्कशन। अब चलते हैं हम हमारे आज के डेरिवेटिव स्टॉक की तरफ। तो फ्रेंड, जो हमने दूसरा स्टॉक पिक किया है, जो डेरिवेटिव स्टॉक है हमारा आज का, वो है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। और इसके अंदर जो हमारा व्यू होने वाला है वो होने वाला है बेयरिश व्यू। ये हमारा 16th वीडियो है। और इससे पहले जो हमने बेयरिश व्यू किसी स्टॉक पे दिया था वो सेकंड एपिसोड में दिया था अपना, वो था डॉक्टर रेड्डी पे, जो कि एक्टिवेट ही नहीं हुआ था। उसके अलावा सारे स्टॉक्स हमारे हमेशा बुलिश व्यू के साथ ही आए हैं। तो अब, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले कैश स्टॉक की तरह डिस्कशन करते हुए भी बताया था कि जो मार्केट है वो एक ओवरबॉट जोन में चल रही है काफ़ी टाइम से। तो एक करेक्शन जो है वो कभी भी आ सकती है। और अभी हमारे को जो जितने भी मैंने अभी स्टॉक्स देखे हैं इस बारी, इस वीकेंड पे, उसमें से 10 में से 8 स्टॉक्स जो थे वो हमारे को बियरिश इंडिकेशन दे रहे थे। तो इसलिए हमने एक बियरिश स्टॉक ही पिक करना इस समय ठीक समझा, क्योंकि आने वाले टाइम पे एक बजट भी आने वाला है 1 फरवरी को। तो उससे पहले एक हल्की फुल्की करेक्शन या एक करेक्टिव मूव मार्केट में रूल आउट नहीं कर सकते हम। और जो मार्केट में जो लोज लगे हैं हमारे, जो फ्राइडे के लोज लगे हैं, बी इट इन निफ्टी एट अराउंड 14,350 के अराउंड, और जो बैंक निफ्टी में जो लो लगा है अराउंड 32,000। तो ये दोनों ही जो लोज हैं काफ़ी क्रूशियल होंगे मार्केट की आगे की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करने में। तो अब देखते हैं आज की इस स्टॉक में जो बियरिश व्यू है वो उसके क्या क्या कारण है। तो एक तो इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको दिखाया है। स्ट्रक्चर के साथ साथ एक मैंने इसके अंदर आपको चैनल बना के दिखा रहा हूँ। जो चैनल है इसका, जो एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल है, और उसमें अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने हाईलाइट किया है, ये स्टॉक काफ़ी टाइम से अपना अराउंड अक्टूबर 2018 से इस एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल की फॉर्मेशन को फॉलो करते हुए चल रहा है। और अभी जो आने वाला जो अभी जो रिसेंट करेक्शन आई थी हमारी कोविड क्रैश के बाद, उसके दौरान भी इसने इसी लेवल से सपोर्ट लेके वहां से एक रैली दिखाई थी। बीट इन अप्रैल 2020 में जो इसने एक पुल बैक दिया था, और उसके बाद जब एक करेक्टिव मूव के बाद जुलाई 2020 में भी वहीं से इसने एक रिवर्सल देके पूरा अब ये जो मूव दिखाया है वो दिखाया था। और अगर हम इसका जो अपर जो रेजिस्टेंस जोन है वहाँ की बात करें, तो सितंबर 2019 में इसने 1500 के लेवल के आसपास वहाँ पर टच किया था और वहाँ से करेक्टिव मूव दिखाया। और उसके बाद कोविड से जस्ट पहले इसने एक ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, जो कि एक फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ। और उसके बाद वहाँ से इसने अराउंड 1650 के लेवल से सीधा करेक्टिव मूव दिखाया हमारे को अराउंड जो लोअर रेंज है 1250 की तरफ। अब अगर हम देखें यहाँ से जो पूरी रैली आई है हमारे को,
जो मिली है 1300 के लेवल से, सीधा यहाँ पर टच किया इसने 1800 लास्ट वीक में, और वहां से ही इसने एक पूरी हमारे को एक बेयरिश कैंडल दिखाई है, और वहां से एक पूरा इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ से अब एक करेक्टिव मूव इसके अंदर फिर से स्टार्ट हो सकता है। तो यही है जो मेन जो रीजन है हमारे को हम इस स्टॉक को पिक करने का इस वीक के वीडियो में एज ए बियरिश कैंडिडेट फॉर कमिंग फ्यू डेज। और अगर हम इसकी आप कैंडलस्टिक में बोलूं तो कैंडलस्टिक में भी इसका जो पूरा पैटर्न बनाया है उस पैटर्न को हम बोलते हैं बियरिश एंगल्फिंग। तो अपने जो मेजर रेजिस्टेंस की जोन में कैंडलस्टिक भी अगर इसने बेयरिश बनाई है तो वो डबल इंडिकेशन दे रहा है कि आने वाले टाइम पे अब इसमें करेक्टिव मूव के चांसेस बहुत हाई हैं। तो ये है इसका जो सिंपल सा एक प्राइस एक्शन के बेसिस पे जो हमने अपना व्यू फॉर्म किया है। अब देखते हैं इसका एक और पैरामीटर जो है RSI, वो क्या इंडिकेट कर रही है इन लेवल्स पे। तो मैंने इसके 4 रिसेंट पीक्स हैं वो मैंने मार्क करे हैं आपके सामने, और वो जो लेवल है RSI का, वीकली RSI का लेवल है वो है 75 और 80 के बीच में। तो जब से स्टॉक ने चैनल अपना जो फॉलो करना शुरू किया है या बनाना शुरू किया है, तभी से हमने उस RSI को उसी लेवल पे प्लॉट किया है। तो ये जो चैनल बनना स्टार्ट हुआ था उसका जो फर्स्ट पीक थी वो थी मई 2018 में। तब भी ये RSI इसकी 75 थी, और वहां से स्टॉक ने करेक्टिव मूव हमें देना शुरू किया था। और उसके बाद जब स्टॉक ने दोबारा टच किया सितंबर 2019 में, तब भी ये RSI वहीं पर थी, उसी लेवल के आसपास थी, और वहां से फिर से करेक्टिव मूव हमें देखने को मिला, और सिमिलर एक मूवमेंट आई हमारे को 10 फरवरी वाली कैंडल के बाद। 10 फरवरी पे भी इसका लेवल सेम था। अब देखें तो सेम जो स्टोरी है वो रिपीट होती हुई नजर आ रही है। सेम स्टॉक जो अपना लेवल है, जो अपना वीकली चैनल का लेवल है, उसके ऊपर उसके पास पहुंच गया है दोबारा से। वहां से उसने एक पूरे करेक्टिव एक प्राइस एक्शन दिखाया है हमारे को, और आगे इंडिकेट कर रहा है और करेक्शन की, और RSI भी उसी दौरान वापस से उसी लेवल के आसपास पहुंच गई और वहां से एक टर्न दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ये एक बहुत ही सिंपल एक सेटअप है, बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है स्टॉक का, बहुत इफेक्टिव एक चार्ट पैटर्न है, पूरा स्ट्रक्चर है। तो उस बेसिस पे हमने इसका एक पूरा बियरिश व्यू फॉर्म किया है। अब देखते हैं इसके आने वाले टाइम पे टारगेट्स क्या हो सकते हैं। वैसे तो अगर इसकी एक ओवरऑल मूवमेंट देखी जाए तो इसका जो पूरा जो पैटर्न है, जो प्राइस एक्शन है, वो दोबारा 1500 तक आने के लिए पूरा तैयार है, क्योंकि वहीं पर इसकी जो लोअर चैनल की सपोर्ट है वो वहीं पर मिलेगी। बट वो यहाँ से अभी काफ़ी दूर है, तो हम उसका पूरा टारगेट नहीं लेके चल सकते एज फार एज ट्रेडिंग व्यू इज कंसर्न्ड। तो जो उसका जो पहला टारगेट है जो ट्रेडिंग के लिहाज से आ सकता है, वो आएगा जो इसकी जो प्रीवियस जो हाई था इसका, अराउंड ऑल टाइम हाई इसने बनाया था मार्च 2020 में, उस लेवल के आसपास, जो कि आ रहा है हमारा 1665 का। तो पहला टारगेट हमारा इसका यहाँ से मिल सकता है 1665, और उसके बाद जो दूसरा जो उसका जस्ट पहले जो इसने पीक बनाया था वो लेवल है हमारा 1600 का। जो ट्रेडेबल जो टारगेट्स हमें दिख रहे हैं आने वाले टाइम में शॉर्ट टर्म में, वो दिख रहे हैं 1665 और दूसरा 1600। और स्टॉक जो अभी अवेलेबल है वो है हमारा 1745 के आसपास। अब फिर से अब जब इसका स्टॉप लॉस जो हमने डिसाइड किया है वो ऑब्वियसली इस चैनल के ऊपर ही होगा। तो जो इसका हाई है अभी रिसेंट हाई वो है 1830 के आसपास, 1820 और 1830 के बीच में। तो क्लियरली हम अगर देख पा रहे हैं तो जो हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो नहीं बन पा रहा है यहाँ पर। तो उसको मैनेज करने के लिए हम ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाएंगे, और हो सकता है हम स्टॉक को थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे सेल करें, या फिर ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम इसको ऊपर के लेवल पे और ऐड कर सकें। तो जो भी हम स्ट्रेटजी बनाएंगे फ्रेंड्स, वो हम अपने ट्रेडिंग जो टेलीग्राम चैनल है उसको उसमें हमेशा की तरह अपडेट कर देंगे। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल होगा। तो ये है इन दोनों स्टॉक्स के बारे में, और हम इसको दोनों को समराइज कर लेते हैं। जो पहला स्टॉक डिस्कस किया है वो है निपॉन एसेट मैनेजमेंट कंपनी। वो एक म्यूचुअल फंड बिजनेस में है, और उसका जो प्राइस है अभी वो है 332। फ्रेश ब्रेकआउट कैंडिडेट है। टारगेट है हमारा इसका 390 और 430 के आसपास। और जो हमारा को जो उसके अंदर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो करना है 310 के आसपास। और जो दूसरा स्टॉक है वो है पिडिलाइट इंडस्ट्री, जो हमारा डेरिवेटिव स्टॉक है, उसके अंदर हमारा व्यू बेयरिश है। करंट प्राइस उसका 1745 के आसपास है। टारगेट जो हमारे को नीचे के साइड में दिख रहे हैं आने वाले टाइम में वो है 1670 और 1600।
1450 का लेवल भी हम रूल आउट नहीं कर सकते आने वाले टाइम में, जो उसकी लोअर सपोर्ट एरिया पे अवेलेबल होगा। और इसमें स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे 1830 के ऊपर। तो दिस इज अबाउट टुडेज टू स्टॉक्स। तो दोस्तों अब हम अपना रिस्क डिस्क्लेमर शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले कि हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं है अभी तक, और क्योंकि हम अपने जो वीडियोस हम बनाते हैं, जो भी हमने आज डिस्कशन करी है, वो उसके अंदर एफ स्टॉक्स भी होते हैं और उसमें जो कैपिटल इरोजन का जो रिस्क होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम आपसे सिंसियर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र है उसकी सलाह ज़रूर लें। तो आप लोगों को अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें मोटिवेट कीजिए। और इसी के साथ हम आज का वीडियो रैप अप करते हैं और उम्मीद करते हैं आपका आने वाला हफ्ता काफ़ी प्रॉफिटेबल रहे। थैंक यू गाइस, बाय बाय।